अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने ये सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम क्लास 12 के PYQ सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 2025 में जो फिजिक्स का पेपर था उसमें से सेक्शन ए को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि इस सेक्शन में हमारे सामने 12 सवालात होते हैं जिनमें से कोई 8 सवालात हल करने होते हैं। हर करेक्ट आंसर पर 2 मार्क्स मिलते हैं। इस तरह सेक्शन बी टोटल 16 मार्क्स कैरी करता है। आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपकी आसानी के लिए हम पूरे 12 सवालात आपके सामने हल कर रहे हैं। पहला सवाल है जो कि सेक्शन बी का पहला है और पेपर की सीक्वेंस के हिसाब से तीसरा सवाल है। सवाल यह है कि हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स की वजाहत कीजिए। यह टॉपिक चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से लिया गया है। हार्मोनिक्स किसे कहते हैं, ओवरटोन्स किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए जरूरी है कि पहले हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को समझें कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, बुनियादी तवातुर क्या है। फंडामेंटल मींस बुनियादी, फ्रीक्वेंसी मींस तवातुर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम N1 या F1 से डिनोट करते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। इकाई वक्त में या एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, जितने इर्तियाश हो रहे हैं, उसे कहते हैं तवातुर, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज द लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। कम से कम, सबसे कम मुमकिन तवातुर को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कम से कम मुमकिन तवातुर। अब इसे तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए, फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक धागा है जो कि दो सपोर्ट्स के बीच स्ट्रेच्ड है, खींचा हुआ है। ओके, हम जब इस धागे को बीच से पलक करते हैं, छेड़ते हैं, तो क्या होता है, इसमें ऑसिलेशन पैदा होता है। ये ऊपर और नीचे हरकत करना, अप एंड डाउन मोशन शुरू कर देता है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर, जिस तवातुर पर पहला ऑसिलेशन हासिल होगा, पहला लूप हमें हासिल होगा, पहली स्टैंडिंग वेव हासिल होगी, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मिसाल के तौर पर ये जो स्ट्रिंग है, इसकी जब फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज थी तो इस पे हमें कोई स्टैंडिंग वेव हासिल नहीं होगी। फिर हमने 60 हर्ट्ज किया, 7 हर्ट्ज किया, 8 हर्ट्ज किया, कोई फ्रीक्वेंसी हासिल नहीं हुई। जब फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज पहुंची, 10 हर्ट्ज तक जब फ्रीक्वेंसी पहुंची तो हमें पहला ऑसिलेशन हासिल हुआ, पहला स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव हमें हासिल हुई। तो ये फ्रीक्वेंसी जिस पर पहला ऑसिलेशन हो रहा है, पहली स्टैंडिंग वेव एक लूप के फॉर्म में हमें हासिल हो रही है, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कम से कम मुमकिन तवातुर, बुनियादी तवातुर इसे कहते हैं। इससे कम तवातुर पर कोई ऑसिलेशन हासिल नहीं होगा। ऊपर नीचे हरकत तो होगी लेकिन ऑसिलेशन नहीं मिलेगा, स्टैंडिंग वेव फॉर्म नहीं होगी। 10 हर्ट्ज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इस स्ट्रिंग की वो फ्रीक्वेंसी है कि जिस पर हमें पहला ऑसिलेशन हासिल हुआ। अब किसी भी स्ट्रिंग या स्प्रिंग की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये डिपेंड करती है उसकी फिजिकल कंडीशन पर कि वो जो स्ट्रिंग है या स्प्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है, उसका मास कितना है, उसमें टेंशन कितना है। ये डिसाइड करता है कि पहला इर्तियाश किस फ्रीक्वेंसी पे हासिल होगा, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी। तो ये होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। 11 हर्ट्ज हुआ तो अब क्या होगा, 10 हर्ट्ज पर पहला ऑसिलेशन हासिल हुआ। जब इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो ये ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा। 12 हर्ट्ज पर भी कोई ऑसिलेशन हासिल नहीं हुआ, 13 हर्ट्ज पर कोई ऑसिलेशन हासिल नहीं हुआ। इस तरह 19 हर्ट्ज तक हमें कोई ऑसिलेशन हासिल नहीं होगा। लेकिन जब इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होगी तो अब हमें फिर से ऑसिलेशन हासिल होगा, और अब जो ऑसिलेशन मिलेगा तो वो 2 लूप्स पर मुश्तमिल रहेगा, 2 हलकात पर मुश्तमिल होगा। फिर अब और इंक्रीज करते हैं। जब इसकी फ्रीक्वेंसी 21 हर्ट्ज हुई, 22 हर्ट्ज हुई, 23 हर्ट्ज हुई, तो इस पर ये जो वेव फॉर्म हुई थी खत्म हो जाएंगी। 20 हर्ट्ज पर जो वेव फॉर्म हुआ, जो ऑसिलेशन मिला, वो खत्म हो जाएगा। 21, 22, 23, 29 तक हमें कोई वेव हासिल नहीं होगी। लेकिन जब इसकी फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी 30 हर्ट्ज को तो हमें फिर से ऑसिलेशन हासिल होगा, और इस फ्रीक्वेंसी पर जो ऑसिलेशन मिलेगा तो वो 3 लूप्स पर मुश्तमिल रहेगा। 3 लूप्स इसके अंदर हमें हासिल होंगे। तो आप देख सकते हैं
कि 10 हर्ट्ज पर फर्स्ट ऑसिलेशन मिला, 20 हर्ट्ज पर दूसरा सेकंड ऑसिलेशन हमें हासिल हुआ और 30 हर्ट्ज पर हमें 3 लूप्स हासिल हुए। तो ये तो हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इसी को हम कहेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, 21 हर्ट्ज को हम कहेंगे सेकंड हार्मोनिक, 30 हर्ट्ज को हम कहेंगे थर्ड हार्मोनिक। तो अब यहां से हमें समझ में आया कि हार्मोनिक क्या है। तो हार्मोनिक्स यानी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी बुनियादी तवातुर के कामिल अज़आफ को, बुनियादी तवातुर के कामिल अज़आफ को हार्मोनिक्स कहते हैं। हार्मोनिक्स को उर्दू में हम आहंग लहरें या नगमात या सुर कहते हैं। कामिल अज़आफ को हार्मोनिक्स कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये N1 यानी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये फर्स्ट हार्मोनिक है। 2N1 20 हर्ट्ज ये सेकंड हार्मोनिक हो गया। 3N1 ये थर्ड हार्मोनिक्स हो गया। तो हार्मोनिक्स क्या है? हार्मोनिक्स ये वो फ्रीक्वेंसी है कि जिस पर हमें ऑसिलेशंस हासिल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब चलिए हार्मोनिक्स को समझने के बाद हम ओवरटोन को समझते हैं कि ओवरटोन्स किसे कहते हैं। ओवरटोन्स को उर्दू में कहते हैं इजाफी लहरें, इजाफी नगमात, इजाफी सुर या सुरती। तो ये ओवरटोन्स क्या है इसे समझ लीजिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को समझने के बाद हार्मोनिक्स को हमने समझी और हार्मोनिक्स को समझने के बाद ओवरटोन्स को हम समझते हैं। देखिए इसमें ये है ओवर यानी अबोव। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को छोड़ दीजिए और इसके अबोव, इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसीज है जिस पर हमें ऑसिलेशन हासिल हुआ उसे ओवरटोन्स कहते हैं। यानी बुनियादी तवातुर के अलावा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बुनियादी तवातुर के ऊपर के तवातुर को ओवरटोन कहते हैं। इजाफी लहरें, इजाफी नगमात या इजाफी सुर या सुरती कहते हैं, ओवरटोन्स कहते हैं। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, ये थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। तो इस तरह फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। एक को समझने के बाद दूसरे को समझना आसान हो जाता है। अब चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, न्यूटन के कानून लुजूदियत का इस्तेमाल करके लुजूदियत के ज़रीब का फकरा अखज़ कीजिए। देखिए हमें यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसके लिए हमें फकरा यानी फॉर्मूला अखज़ करना है, एक्सप्रेशन निकालना है। इसके पहले हमें यह समझना होगा कि ये लुजूदियत किसे कहते हैं। इसे उर्दू में कहते हैं विस्कोसिटी, चिपचिपाहट। विस्कोसिटी को समझने के लिए आसान अल्फाज में आप यूं समझे कि विस्कोसिटी का मतलब होता है चिपचिपाहट। कोई भी लिक्विड कितना पतला है, ये कितना गाढ़ा है, इसे कहते हैं उसकी विस्कोसिटी। देखिए हम जानते हैं कि पानी के बहने की रफ्तार ज्यादा होती है तेल और शहद के बहने की रफ्तार से। पानी के बहने की रफ्तार ज्यादा है, तेल के बहने की रफ्तार उससे कम है और शहद के बहने की रफ्तार उससे भी कम है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पानी कम चिपचिपा है, तेल ज्यादा चिपचिपा है और हनी जो है, जो शहद, उसकी विस्कोसिटी और ज्यादा है। तो जिसकी विस्कोसिटी जितनी कम होगी उसके बहने की रफ्तार उतनी ज्यादा होगी और जिसकी विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी उसके बहने की रफ्तार उतनी कम होगी। तो ये विस्कोसिटी क्यों होती है, चिपचिपाहट क्यों पैदा होती है, हम वो समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि न्यूटन का जो उसूल है वो क्या है इस हवाले से। देखिए ये एक पाइप है, आप कंसिडर कीजिए कि एक पाइप है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो में, यानी आहिस्ता आहिस्ता से बह रहा है। स्ट्रीम लाइन फ्लो की खासियत ये होती है कि इसमें हम लिक्विड को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कंसिडर कर सकते हैं। तो आप फर्ज कीजिए कि ये है पाइप की दीवार है, सॉलिड सरफेस ये है, ये एक लेयर है, फिर ये दूसरी है लेयर, ये तीसरी लेयर है। तो जो लेयर इससे अटैच्ड होती है इसकी रफ्तार सबसे कम होती है, फिर इसकी रफ्तार और ज्यादा होती है, इसकी रफ्तार और ज्यादा होती है, और फिर इसके बाद इसकी रफ्तार फिर कम होगी और ये जो है लेयर इसकी रफ्तार सबसे कम होगी। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सॉलिड सरफेस से फासला चेंज होता है यानी dx होता है, तो वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज होती है, रफ्तार भी चेंज होती है।
अगर मिसाल के तौर पर इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो इसकी लेयर्स हैं, जो तहें हैं, उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, dv चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, यानी फासले की तब्दीली से जो रफ्तार में तब्दीली हो रही है, यानी dy by dx जो है, इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, फासलाती रफ्तार। वेलोसिटी ग्रेडियंट, फासलाती रफ्तार, इसे dv by dx से हम बताते हैं, फासलाती रफ्तार। अब ये किसी भी लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी क्यों हो रही है, तो इससे हमारे समझ में आता है कि ये देखिए, ये जो है लेयर, इसकी रफ्तार है 5 मीटर पर सेकंड। अब इसी से अटैच्ड जो दूसरी है लेयर, उसकी रफ्तार कम है, 3 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी रफ्तार है ज्यादा, इसकी रफ्तार है कम। जब इसकी रफ्तार कम है तो ये इस लेयर को भी पीछे खींचना चाहती है, यानी ये लेयर इस पर एक विस्कस फोर्स अप्लाई करती है, जो कि पीछे की स्थिति में होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर विस्कोसिटी पैदा होती है। तो जो विस्कोसिटी पैदा हो रही है वो इंटरनल फ्रिक्शन और इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से लिक्विड के अंदर फॉर्म होती है। तो ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसके हवाले से न्यूटन का कानून क्या है, न्यूटन्स लॉ फॉर विस्कोसिटी क्या है। लुज़ूजियत के वास्ते न्यूटन का कानून ये है कि विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv by dx, मींस विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। उर्दू में इस तरह हम लिखेंगे कि यकरुखी बहाव, यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो में, जिसमें कि लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता बहता है, यकरुखी बहाव में इकाई रकबे पर अमल करने वाली लुज़ूजी कुव्वत, इकाई रकबे पर अमल करने वाली लुज़ूजी कुव्वत फासलाती रफ्तार, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट, फासलाती रफ्तार के रास्त तनासुब में होती है, फासलाती रफ्तार के रास्त तनासुब में होती है। F by A is directly proportional to dv upon dx। यह हो गया न्यूटन्स लॉ फॉर विस्कोसिटी, न्यूटन का कानून बराए लुज़ूजियत। यकरुखी बहाव में इकाई रकबे पर अमल करने वाली लुज़ूजी कुव्वत, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv upon dx, फासलाती रफ्तार के रास्त तनासुब में होती है। ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और हम जानते हैं कि जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं और इसकी जगह साइन ऑफ इक्वलिटी को हम लेकर आते हैं, तो हमें किसी कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, किसी मुस्तकिल की हालत होती है, तो वो कांस्टेंट है यहाँ ईटा। तो ये इक्वेशन हो गई F by A is equal to dv ईटा into dv upon dx। अब इसमें ये जो ईटा है, ये जो कांस्टेंट है, इसी को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी लुज़ूजियत का ज़रीब, जिसका फकरा अखज़ करने का हमसे सवाल में मुतालबा हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लुज़ूजियत का ज़रीब। सवाल यह है कि न्यूटन के कानून लुज़ूजियत का इस्तेमाल करके ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसके लिए फकरा अखज़ कीजिए। तो ये हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है F by A is equal to ईटा into dv upon dx, इसकी हेल्प से हमें ईटा के लिए इक्वेशन अखज़ करनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो अगर इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किए तो इससे हमें ईटा के लिए इक्वेशन मिल जाएगी। ईटा को एक तरफ रखिए और ये जो dv upon dx है, ये चूंकि इसके साथ ज़रब में इधर आकर तकसीम में हो जाएगा, तो ईटा विल बी इक्वल टू F by A, ईटा विल बी इक्वल टू F upon A डिवाइडेड बाय dv upon dx। ये इधर इसके साथ ज़रब में था, इधर जब आया तो वो तकसीम में हो गया। तो ये ईटा के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, लुज़ूजियत के ज़रीब के लिए ये इक्वेशन हमने हासिल की, एक्सप्रेशन हमने निकाली। आगे आप चाहे तो लिख सकते हैं कि इसकी इकाई होती है पास्कल इंटू सेकंड, पास्कल इंटू सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, F by A is equal to ईटा इंटू dv upon dx। इसमें जो ईटा है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और इसके लिए जो इक्वेशन आ रही है वो ये आ रही है, और ईटा की जो इकाई है वो पास्कल इंटू सेकंड है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, दायरे कौसनुमा तार से गुजरने वाली बरक़ी रौ की वजह से मरकज पर बनने वाले मिकनातीसी इमाला की मुसावात लिखिए और दायरे हल्के में बरक़ी रौ के सबब हल्के के मरकज पर पैदा शुदा मिकनातीसी इमाला यानी मैग्नेटिक इंडक्शन मालूम कीजिए। यहाँ हमें दो काम करने हैं। सबसे पहले तो हमें मैग्नेटिक इंडक्शन की इक्वेशन लिखनी है, कब? जबकि तार कौस की शक्ल में हो। तो हम लिखेंगे जवाब में कि कौस नुमा तार से गुजरने वाली, कौस नुमा तार से गुजरने वाली बरक़ी रौ के सबब मरकज पर पैदा शुदा मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मिकनातीसी इमाला दर्ज ज़ैन होता है। हमें इसकी सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। ये इक्वेशन किस तरह है ये नहीं लिखना है। मिकनातीसी इमाला क्या होगा, इसके लिए इक्वेशन हमारे पास है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। ये इक्वेशन हो गई किसके लिए? मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। कब? जबकि जिस वायर से करंट फ्लो कर रहा है वो करंट कॉस की शक्ल में है यानी सर्कुलर आर्क की शक्ल में है। ये एक वायर है जो कि आर्क की शक्ल में हमारे पास है, और ये जो है वायर इससे करंट फ्लो कर रहा है। तो अब ये देखना है कि ये आर्क का जो सेंटर है, इस सेंटर पर इस आई की वजह से कितना मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होगा। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, जहां B क्या है? B यहाँ मिकनातीसी इमाला है, मैग्नेटिक इंडक्शन है। B है यहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन। अब म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये कांस्टेंट रहती है और इसकी जो वैल्यू है पेपर में स्टार्टिंग में लिखी हुई रहती है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल, कॉस के जरिए मरकज पर जाविया यानी सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है। अब ये आर क्या है? आर है यहाँ निस्फ कुत्र, सर्कुलर आर्क का जो निस्फ कुत्र है, रेडियस है, वो यहाँ आर है। तो हमारे पास जो मुसावात हमें लिखनी है, जो इक्वेशन हमें लिखनी है वो ये है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। अब ये इक्वेशन कैसे हासिल हुई वो हमें लिखना नहीं है, लेकिन हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये हमें हासिल हुई बायोट-सैवर्ट लॉ से, बायोट-सैवर्ट लॉ। अब ये क्या है? ये क्या लॉ है? ये बहुत आसान शब्द है लॉ। इसके मुताबिक एक तार है हमारे पास, ये तार है। अब इसमें एक छोटा सा पोर्शन हमने कंसीडर किए, छोटा सा पोर्शन जिसे हमने कहा डीएल। अब ये जो है तार, इससे बरक़ी रौ इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो कर रहा है। अब हमें पता है कि जब करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मिकनातीसी इमाला पैदा होता है। अब समझो ये डीएल से, ये जो डीएल है इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। तो अब हमें ये देखना है कि मिकनातीसी इमाला पॉइंट बी पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना पैदा हो रहा है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ। इस कानून के मुताबिक, ये जो रूल है इसके मुताबिक पॉइंट पी पर ये जो डीएल पोर्शन में जितना करंट है, इसकी वजह से पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है वो 4 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा मैग्नेटिक इंडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। फिर आगे ये लॉ कहता है कि ये जो B मिकनातीसी इमाला जो पैदा होगा, ये जो लेंथ है इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर आगे ये हमसे ये कहता है कि ये डिपेंड करता है, ये जो थीटा, ये जो एंगल यहाँ बन रहा है इसके भी ये रास्त तनासुब में होगा। B विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो ये 3 चीजें हो गई, I, DL, साइन थीटा। ये जो B यहाँ पैदा होगा मिकनातीसी इमाला, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन जो यहाँ पैदा होगी वो इन 3 चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगी। और ये जो डिस्टेंस है
इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये हमारे पास है बायोट-सैवर्ट लॉ। जब इन चारों चीजों का हम कंबाइन करते हैं तो यूं लिख सकते हैं कि B विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया बायोट-सैवर्ट लॉ। अब हम जानते हैं कि ये सिंबल प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हम जब हटाते हैं और इसकी जगह इक्वलिटी का सिंबल लेकर आते हैं तो हमें किसी कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, किसी मुस्तकिल की जरूरत पड़ती है। तो इस मकाम पर जो हमारे पास में रहता है वो रहता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट रहता है। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारे पास हो गई बायोट-सैवर्ट लॉ से। लेकिन कब? ये उस वक्त जबकि करंट जो है ये छोटा सा पोर्शन है, एक लंबे से तार का छोटा सा पोर्शन होगा, तो इसके जरिए पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी उसके लिए ये फार्मूला है। अब जब इस फार्मूले को हम उस सूरत के लिए, उस केस के लिए यूज करते हैं जबकि वायर सर्कुलर आर्क की शेप में हो, तो हल करने के बाद ये जो इक्वेशन है हमें इस तरह मिल जाती है। B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I थीटा अपॉन 4 पाई r। इसमें ये r स्क्वायर है लेकिन यहाँ सिर्फ r है। सॉल्व करने के बाद इस मकाम तक आते हैं। अब यहाँ एक और चीज हमें हासिल करनी है, वो ये है कि दायरवी हल्के में बरक़ी रौ के सबब हल्के के मरकज पर पैदाशुदा मिक़नातीसी इमाला मालूम कीजिए। ये जो इक्वेशन हमने लिखे तो ये उस वक्त में है जबकि तार जो है, वायर है, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ये आर्क की यानी कॉस की शक्ल में। लेकिन क्या होगा जबकि ये जो है वायर ये पूरे सर्कल की शेप में जब हो जाए, ये पूरे सर्कल की शेप में जब हो जाएगी तो अब सेंटर पर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होगा उसके लिए हमें इक्वेशन निकालनी है। ये इक्वेशन कब के लिए थी कि जबकि सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा हो रहा है, लेकिन कब? जबकि वायर जो है ये आर्क की शक्ल में है, कॉस की शक्ल में है। लेकिन अगर यही वायर जिससे करंट फ्लो कर रहा है अगर ये पूरे हल्के की शक्ल में हो, सर्कल की शक्ल में हो, तब इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होगा। ये इक्वेशन का यूज करके जो कि इसके लिए हैं हम पूरे सर्कल के वास्ते भी इक्वेशन हासिल कर सकते हैं। वो किस तरह होगा तो ये देख लेते हैं। हम ये लिखेंगे कि पूरे दायरे के लिए, क्योंकि आंसर में ये लिखना नहीं है तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पेश किया था। पूरे दायरे के लिए देखिए बहुत आसान सी चीज है। थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जो आर्क के सबब मरकज पर, सेंटर पर पैदा हो रहा है। और हमें पता है कि पूरे सर्कल के वजह से जो सेंटर पर, मरकज पर जो एंगल सबटेंडेड होता है, जो एंगल बनता है वो रहता है 360 यानी 2 पाई रेडियन। तो यहाँ थीटा के लिए हम 2 पाई की जो है वैल्यू को लिखते हैं। पूरे दायरे के लिए थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। इसलिए इक्वेशन फर्स्ट के मुताबिक B will be equal to म्यू नॉट I, थीटा की जगह हमने लिख दिया 2 पाई अपॉन 4 पाई r। तब देखिए पाई से पाई कैंसल, 2 एक 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास यहाँ बचा B इज इक्वल टू, हमारे पास बचा B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I अपॉन 2r। ये जो इक्वेशन है ये हमें हासिल करनी है और ये पूरे सर्कल के वास्ते है। तो आर्क के वास्ते ये इक्वेशन हम यूज करेंगे और पूरे सर्कल के वास्ते ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ चुका होगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल यह है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बयान कीजिए और साबित कीजिए। एंगुलर मोमेंटम जिसे उर्दू में कहते हैं ज़ावियाई मेयार हरकत। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज का बाकी रहना, महफूज रहना, मुस्तकिल रहना, अनचेंज रहना। अगर किसी चीज में कोई तब्दीली नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि उसका कंजर्वेशन हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन का मतलब ये है कि जितना एंगुलर मोमेंटम है उतना ही रहे, उसमें कमी या ज्यादती ना हो, इसमें कोई चेंज ना हो। वो अब इसका उसूल क्या है, वो कानून क्या है, वो कानून हम जिक्र कर रहे हैं। कानून ये है कि अगर किसी गर्दिश करते हुए जिस्म पर रोटेशनल मोशन करते हुए अगर किसी गर्दिश करते हुए जिस्म पर कोई टॉर्क, कोई बैरूनी टॉर्क यानी एक्सटर्नल टॉर्क अमल ना करे
तो जावियाई मेयार हरकत बाकी रहता है, मुस्तकिल रहता है, अनचेंज रहता है, बाकी रहता है, कंजर्व्ड रहता है। यह है कानून बकाए जावियाई मेयार हरकत। अगर किसी भी गर्दिश करते हुए जिस्म पर कोई खारिजी टॉर्क अमल ना करे तो उस जिस्म का जाविया मेयार हरकत मुस्तकिल रहता है। अब जाविया मेयार हरकत को इन शॉर्ट में हम ये समझ सकते हैं कि एक होता है खती मेयार हरकत, P इज इक्वल टू mv, m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। ये हमें ये बताता है कि किसी खती हरकत करते हुए जिस्म को रोकना कितना मुश्किल है, ये बताता है खती मेयार हरकत। अब ये एंगुलर मोमेंटम जो है जिसे हम L से बताते हैं, ये हमें ये बताता है कि किसी घूमते हुए रोटेट करते हुए जिस्म को रोकना कितना मुश्किल है, ये डिफाइन करता है जावियाई मेयार हरकत। इसे हम L से जाहिर करते हैं। अब हमें इसे साबित भी करना है। देखिए अब इसे किस तरह साबित करेंगे। टॉर्क क्या होता है, जिसे हम टॉर्क गर्दिशा जिसे हम टॉ से बताते हैं। टॉर्क क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू R इंटू F। F फॉर फोर्स, R इज द रेडियस। फोर्स के जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करती है वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क का हुआ करता है। अब ये F के लिए एक ज़ाब्ता क्या है? फोर्स के लिए हमारे पास एक ज़ाब्ता है, फोर्स इज इक्वल टू P बाय T, चेंज इन मोमेंटम, P फॉर लीनियर मोमेंटम, T फॉर टाइम। F के लिए हमारे पास ज़ाब्ता है P अपॉन टाइम। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। P क्या होता है? P इज इक्वल टू mv, जैसा कि हमने अभी लिखा, P इज इक्वल टू mv। ये तीन इक्वेशंस को अपने ज़हन में रखिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें यह साबित करना है कि जावियाई मेयार हरकत मुस्तकिल रहता है, यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी 0। तो एंगुलर मोमेंटम होता है L, इट इज इक्वल टू R इंटू P। जिस तरह टॉर्क इज इक्वल टू R इंटू F, क्योंकि जो काम खती हरकत में F का होता है वही काम गर्दिशी हरकत में टॉर्क का होता है। इसी तरह जो काम खती हरकत में P का होता है, लीनियर मोमेंटम का होता है, वही काम गर्दिशी हरकत में L का होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम का होता है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। L इज इक्वल टू R इंटू P, तो हम लिखेंगे इट विल बी इक्वल टू R इंटू। अब ये हमारे पास में आ रहा है प्रोडक्ट, जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट लॉ है वो ये है कि हम पहले एक को एज इट इज रखेंगे, ये R को एज इट इज रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे dp अपॉन dt। फिर इसके बाद प्लस का सिंबल हम लेंगे और फिर ये जो दूसरा वाला है P है इसे एज इट इज रखेंगे और ये जो पहला वाला है इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे dr अपॉन dt। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये R है हमारे पास, R को हमने एज इट इज लिख लिया। dp अपॉन dp, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू F, तो हमने यहां लिख दिए हैं F प्लस P जैसा करेक्शन। अब ये है dr अपॉन dt। dr ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज इक्वल टू v, वेलोसिटी हमें पता है, तो इट विल बी इक्वल टू dr अपॉन dt, इट विल बी इक्वल टू v। ओके, r वेक्टर इंटू f वेक्टर प्लस p वेक्टर इंटू v वेक्टर। अब देखिए आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। r इंटू f, r वेक्टर इंटू f वेक्टर प्लस p क्या है? p इज इक्वल टू mv, तो p के लिए हमने लिख दिए m वेक्टर इंटू v वेक्टर, m इंटू v वेक्टर इंटू v वेक्टर, ये भी जैसा का वैसा। अब वेक्टर्स के लिए एक रूल हमारे पास में है कि जब हम किसी वेक्टर को उसी से ज़रब देते हैं तो आउटपुट हमारे पास आता है 0। तो जब इसको हमने इससे ज़रब दिए तो ये हो गया 0, और इसके 0 होने की वजह से ये पूरा जो कंपोनेंट है ये हो गया है 0। तो इट इज इक्वल टू R
into F plus 0 R into F. Means change in angular momentum is equal to R into F. अब ये R into F क्या है? R into F is equal to torque. ये मतलब ये है कि dl upon dt is equal to torque. और यहाँ तक हमने ये हमने साबित किए कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। जब ये हो गया साबित, तब हम ये जो हमारा उसूल है इसे हम साबित करते हैं। सवाल ये है, उसूल ये है कि जब कोई टॉर्क अमल ना करे, यानी टॉर्क जब जीरो हो, तो चूंकि टॉर्क इक्वल है dl अपॉन dt की, तो जब टॉर्क विल बी इक्वल टू जीरो, चेंज इनटू एंगुलर मोमेंटम विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो। यानी इसमें जो चेंज हो रहा है वो जीरो हो रहा है, चेंज जीरो हो रहा है यानी कि ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि dl अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। बस वही चीज हमें साबित करनी थी कि जब टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम के अंदर कोई चेंज नहीं रहता, यानी एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है, मुस्तकिल रहता है, अनचेंज रहता है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एलईडी के कोई 4 फायदे लिखिए। एडवांटेजेस ऑफ एलईडी हमें लिखना है। एलईडी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, लाइट एमिटिंग डायोड। ये क्या होते हैं हमें पता है कि ये वो डायोड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हमें यहाँ इसके कोई 4 फायदे लिखने हैं, तो आसानी के साथ आप लिख सकते हैं। इसका पहला जो फायदा है वो ये है कि लो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। पहला फायदा इसका ये है कि ये कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा रोशनी मुहैया करते हैं। इसके लिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं ये बहुत कम है, जिसकी वजह से एनर्जी भी महफूज रहती है, एनर्जी की भी बचत हुआ करती है। दूसरा फायदा ये हासिल होता है इसका कि लो हीट प्रोडक्शन। ये जो हीट प्रोड्यूस करती है ये भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। तो लो हीट प्रोडक्शन, हरारत को कम पैदा करना, ये भी इनसे एक फायदा मिलता है। इनका एक फायदा, तीसरा फायदा ये है कि ये कम वोल्टेज पर भी अमल करते हैं, लो वोल्टेज ऑपरेशन। वोल्टेज अगर कम भी रहे तो भी ये काफी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। चौथा फायदा ये होता है कि लॉन्गर लाइफ स्पैन। इसे हम लिख सकते हैं ड्यूरेबिलिटी। क्योंकि ये साइज में भी छोटे होते हैं, मजबूत भी होते हैं और एनर्जी भी इनके लिए कम लगती है, जिसकी वजह से इनका जो लाइफ स्पैन है ये आम लाइट्स के मुकाबले में ज्यादा होता है। ड्यूरेबिलिटी यानी लॉन्गर लाइफ स्पैन। तो हमें सवाल में इनके कोई 4 फायदे लिखने थे, वो ये हमने देख लिए कि लो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इनके लिए बिजली कम लगती है। लो हीट प्रोडक्शन, ये हीट भी कम प्रोड्यूस करते हैं, कम पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, इनकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं होते। तीसरा फायदा यह है कि लो वोल्टेज ऑपरेशन, वोल्टेज अगर कम भी रहे तो भी ये अच्छी खासी कारकर्दगी दिखाते हैं। और चौथा जो इनका फायदा है वो ये है कि इनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहती है, लाइफ स्पैन भी इनका ज्यादा हुआ करता है, लॉन्गर लाइफ स्पैन। आम बल्बों के मुकाबले में ये काफी देर तक काम आते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि एक कामिल सियाह जिसमें से 1 मिनट में खारिज होने वाली एनर्जी रेडिएटेड मालूम कीजिए, जिसका सतही रकबा सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसका टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस। क्या मालूम करना है हमें ये मालूम करना है कि एक जिस्म है जो परफेक्टली ब्लैक है, अब इससे 1 मिनट में कितनी एनर्जी खारिज हो रही है, यानी क्यों क्या है, क्यों कितनी है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A T की कुव्वत 4 इंटू T। अब ये इक्वेशन किस तरह हासिल हुई, तो ये हमें हासिल होती है स्टेफन बोल्ट्जमैन के कानून के मुताबिक, जिसके मुताबिक कि किसी भी सियाह जिस्म के लिए, कामिल सियाह जिस्म के लिए इकाई वक्त में खारिज होने वाली जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है इसकी टेम्परेचर के चौथी कुव्वत की।
Q is directly proportional to T to the power 4। अब ये तो इकाई रकबे के वास्ते हैं। अगर रकबा ज्यादा है तो एरिया से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये इकाई वक्त के लिए है, अगर वक्त ज्यादा है तो जो T है उससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सिंबल हटेगा, कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसे स्टेफन कांस्टेंट कहते हैं। तो इस तरह हमें ये फार्मूला हासिल होता है स्टेफन बोल्ट्जमैन के कानून के मुताबिक। अब इसमें ये Q क्या है? Q वो एनर्जी है जो हमें निकालनी है। सिग्मा क्या है? सिग्मा यहाँ स्टेफन कांस्टेंट है। सिग्मा की जो कीमत है वो पेपर की स्टार्ट में लिखी हुई रहती है। यहाँ लिखा हुआ है कि सिग्मा इज इक्वल टू 5 × 6 7 × 10 raised to the power -8। ये सिग्मा की कीमत हमारे पास दी हुई रहती है। अब आगे हमें देखना है कि ए कितना है, एरिया कितना है। एरिया यहां दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को जब हम मीटर में हमें कन्वर्ट करना होगा तो ये किस तरह होगा, ये देखिए। सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसे हम पहले एम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो एम स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम 10 की कुव्वत वजा 4 से ज़रब देंगे। 10 की कुव्वत वजा 4। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू 200 को लिख सकते हैं 2 × 10 की कुव्वत 2। अब ये है 10 की कुव्वत वजा 4। यहाँ आप देखिए बेस सेम है, तो ये जो है पावर इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 2 × 10 की कुव्वत 2 में से 4 गए, बचे 2 मीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास ये दिया हुआ है। अब आगे देखना है कि टेम्परेचर कितना है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें जो टेम्परेचर है वो रहता है एब्सोल्यूट, और इसमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो है सेल्सियस में। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। टेम्परेचर इज 127 डिग्री सेल्सियस। तो इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 127 में 273 को हम ऐड करेंगे। ये हो गया हमारे पास 400 केल्विन। टेम्परेचर दिया हुआ है 400 केल्विन। ओके, अब देखिए हमें चूंकि सवाल में T की कुव्वत 4 देखना रहता है, इसीलिए हम यही इसे हल कर लेते हैं कि T की कुव्वत 4 कितना हो। तो T की कुव्वत 4 यानी 400 की कुव्वत 4। इसे हम यूं लिख सकते हैं 4 × 100 होल की कुव्वत 4, होल की पावर 4। इसे फिर यूं लिखेंगे 4 की कुव्वत 4 ज़रब 100 की कुव्वत 4। 4 की कुव्वत 4 यानी 256। और ये जो 100 है 10 की कुव्वत 2, 10 की कुव्वत 2 की कुव्वत 4। तो अब यहाँ इसका मतलब हो गया 10⁻8। ये टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है। T की कुव्वत 4 इज इक्वल टू 256 ज़रब 10 की कुव्वत 8। अब देखते हैं आखिर में क्या है, टाइम, कितने टाइम के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है 1 मिनट में, 1 मिनट यानी 60 सेकंड। 60 सेकंड को हम 6 ज़रब 10 सेकंड भी लिख सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई थी। अब हमें सिंपली ये जो इंफॉर्मेशन इसे इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो इसे हम इस तरह Q विल बी इक्वल टू, मैं ये साफ कर देता हूं करके। Q इज इक्वल टू सिग्मा कितना है, इधर से कितना होगा। सिग्मा हमारे पास है 5.67 × 10⁻⁻8। ए हमारे पास कितना आया, ए हमारे पास आया 2 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 2। फिर इसके बाद टी की कुव्वत 4 हमारे पास आया था 256 ज़रब 10 की कुव्वत 8। फिर इसके बाद है टाइम हमारे पास है 60 सेकंड है 6 ज़रब 10 की कुव्वत 1 लिख सकते हैं, मसला नहीं। अब देखिए ऐसी जब सिचुएशन आए तो हमारे लिए आसानी ये होती है कि 10 की पावर्स जितनी भी है उन्हें हम एक साथ लिख लें, और फिर जो बचे हुए आदद है उन्हें एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ ये 2, 256, ये 6, इसे एक साथ लिखते हैं 5.67 × 2 × 256 × 6। अब ये जो हमारे पास बचे हुए इन्हें इधर लिख लेते हैं 10 की कुव्वत वज़ा 8, 10 की कुव्वत वज़ा 2, 10 की कुव्वत 8 ज़रब 10 की कुव्वत 1। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 6 दूनी 12,
तो सबसे पहले हम ये जो है 6 दूनी 12, इसे ज़रब देते हैं 256 से। ये है 256, इसे हमने ज़रब दिए 12 से। अब 12 6 की 72 के 2 हासिल किया है 7, 12 5 60, 60 और 7 67 के 7 हासिल किया है 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30। तो ये हमारे पास टोटल इसका जो हासिल आ गया वो आ गया 3072, यानी 5.67 इंटू 3072, इसे लिखिए इस तरह। चलिए इसे भी हम हल कर लेते हैं। यह है -8, यह 8, इसे कैंसिल। अब यह है हमारे पास -2, यह 1, -2 + 1 इज इक्वल टू -1, इट इज इक्वल टू 10⁻⁻1। ठीक है, अब हमें बस इसे हल करना है। 5.67, ये है बड़ा, इसे ऊपर लिख लिया हमने 3072, इसे ज़रब देनी है 5.67 से। अब न्यूमेरिकल्स हल करने के लिए ज़रूरी है कि जमा वज़ा ज़रब तक़सीम, ये जो बेसिक ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये अच्छे से आना चाहिए। चलिए अब इसे हल करते हैं। देखिए 7 दूनी 14 के 4 हासिल किया है 1, 7 7 49, 49 और 1 50, 50 के 0 हासिल किया है 5, 7 0 0 0 और 5 5, 7 दिया 21। हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब ये जो 6 है इसके नीचे प्लस का निशान, अब ये 6 करते हैं। 6 दूनी 12 के 2 हासिल किया है 1, 6 7 42 और 1 43, 43 के 3 हासिल किया है 4, 6 0 0 0 और 4 4, 6 3 18, इसे कर लिया सॉल्व। अब ये 5 से ज़रब देते हैं, इधर भी प्लस इधर भी प्लस। 5 दूनी 10 का 0 हासिल किया है 1, 5 7 35 और 1 36 के 6 हासिल किया है 3, 5 0 0 0 और 3 3, 5 3 15। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं। ये आ गया है 4, ये आ गया है 2, 5 और 3 8, 4 और 1 5, 5 और 6 11 के 1 हासिल किया है 1, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 3 14, 14 के 4 हासिल किया है 1, 5 और 6 1 6 6 और 1 7, ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ हमें ये जो आशारिया है, ये जो पॉइंट है, यहाँ चूंकि 2 डिजिट के पहले, तो यहाँ भी हम इसे 2 डिजिट के पहले लिख लेंगे। तो इसे इस तरह हम लिख सकते हैं कि 17418.24 इंटू 10⁻⁻1। अब देखिए यहाँ 10 की कुव्वत वज़ा 1 है, तो मतलब ये है कि इसे हम जब हटाएंगे तो ये पॉइंट एक सिमट में इधर लेफ्ट साइड में पहले आ जाएगा। तो इट विल बी इक्वल टू 1741.824, which is approximately equal to 1742। अब हमें क्या निकालना है? ये एनर्जी की वैल्यू रहती है, जो यूनिट रहता है जूल। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि एनर्जी रेडिएटेड इन दिस सिचुएशन विल बी 1742 जूल। अगला सवाल फिर से हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। सवाल यह है कि 2 कॉइल्स हैं, 2 लच्छे हैं, इनमें से हर एक की खुद इमानियत यानी सेल्फ इंडक्टेंस जो है 60 mH मिली हेनरी है, जिनको एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, कपल कर दिया गया है। अगर इनके जोड़ का ज़रीब यानी कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0.75 हो तो इनके बीच का दरमियान का बाहमी इमानियत म्यूचुअल इंडक्शन महसूस कीजिए। देखिए यहाँ हमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि 2 कॉइल्स हैं, उनकी सेल्फ इंडक्टेंस दी हुई है और उनका जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो दिया हुआ है। और फिर अब इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो हमें निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला है हमारे पास M = K × रूट ऑफ L1 × L2, ये हमारे पास दिया हुआ है। देखिए अब इसे हम हल करते हैं। ये हमारा ये ज़ाब्ता है, इसी ज़ाब्ते का हमें इस्तेमाल करना है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है तो हम लिखेंगे दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो हमारे पास L1 यानी पहला जो है कॉइल उसकी सेल्फ इंडक्टेंस, L2 यानी जो दूसरा कॉइल है उसकी सेल्फ इंडक्टेंस। चूंकि उनमें से हर एक की सेल्फ इंडक्टेंस सेम है तो L1 = L2, ये कितना है? यह है 60 मिली हेनरी। अब ये जो है मिली, हमें इसे कन्वर्ट करना है हेनरी में। अब मिली हेनरी को हमें हेनरी में कन्वर्ट करना है, और तो इसके लिए हम करेंगे 60 ×
10⁻³ हेनरी, ये हमारे पास दिया हुआ है L1 इज इक्वल टू। और क्या दिया हुआ है, उनके जोड़ का ज़रिए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी दी हुई है, यह 0.75। बस अब सिंपली हम ये फार्मूला इसमें पुट करके हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि दी हुई कीमतें ज़ाब्ते में रखने पर M विल बी इक्वल टू K कितना है, K है 0.75, L1 इंटू L2। L1 कितना है, L1 है 60 ज़रब 10⁻³ यह L1, और L2 भी उतना ही है 60 ज़रब 10⁻³। चलिए अब देखिए आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे। यह 0.75 जैसे कल से देखिए हमने रूट लिया, हम देख रहे हैं कि यहाँ सेम चीज़ को उसी से मल्टीप्लाई हमने किए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 60 ज़रब 10⁻³ की कुव्वत 2। इसको हम इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास रूट है और स्क्वायर है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। रूट और स्क्वायर को एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं। ये हो गया 0.75 इंटू 10⁻³ 60 इंटू 10⁻³। अब हम ये जो है 0.75 इसे ज़रब दे दें 60 से, 0.75 इंटू 60। पहले हम 5 से ज़रब देते हैं, 5 0 0, 5 6 30। अब 7 से देते हैं 7 0 0, 7 6 35, सॉरी 7 6 42, 0 0 0 0 3 2 5, ये हो गया है 4। अब हमें क्या करना है, आशारिया पुट करना है 2 डिजिट पहले, तो ये हो गया 2 डिजिट पहले। तो इसका हासिल हमारे पास आया 45 ज़रब 10⁻³ 45 ज़रब 10⁻³ ये हमारे पास हल आ गया, ये है हेनरी में। तो हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकला है, बाहमी इमानियत निकली 75 ज़रब 10⁻³ हेनरी। अब अगर इसे हम मिली हेनरी में कन्वर्ट करना हम चाहें तो लिख सकते हैं 45 मिली हेनरी, चूँकि 1 हेनरी इज इक्वल टू 10⁻³ मिली हेनरी, इसलिए हमारे पास हम यह आंसर भी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि इनके जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो जिस यूनिट में म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी उसी यूनिट में लिखना बेहतर होता है। यह हमारे पास फाइनल आंसर। अगला सवाल फिर से हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है। सवाल यह है कि मुसलसल LCR बरकी दौरे में सर्किट में अगर मुज़ाहमत यानी रिएक्टेंस R इमाली मुतामिलियत जिसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, सवाल में लिखा हुआ है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और मुकाशिफी मुतामिलियत यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। 3 चीजें सवाल में दी हुई है। पहले दिया हुआ है कि जो मुज़ाहमत है रिएक्टेंस जो है ये कितनी है, ये दी हुई है। तो ये दिया हुआ है कि ये तीनों बित तरतीब 3 ओम, 8 ओम और 4 ओम है। तो रिएक्टेंस यानी R ये हमारे पास दिया हुआ है 3 ओम। फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे हम XL से बताते हैं, XL दिया हुआ है 8 ओम। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा है मुकाशिफी मुतामिलियत कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसे हम XC से बताते हैं, ये दिया हुआ है 4 ओम। क्या निकालना है, वोल्टेज और करंट के बीच हैअत का डिफरेंस यानी फेज डिफरेंस हमें निकालना है। तो इसके लिए ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है। ज़ाब्ता है हमारे पास tan phi, ये जो है phi फेज डिफरेंस, phi इज फेज डिफरेंस यानी हैअत का फर्क, जो हमें निकालना है फेज डिफरेंस हैअत का फर्क। इसके लिए ज़ाब्ता है tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। अब बहुत आसान बात है, जो वैल्यूज दी हुई है वो इसमें हम पुट कर देते हैं। XL कितना दिया हुआ है, XL दिया हुआ है 8 ओम,
XC दिया हुआ है 4 ओम और R रिएक्टेंस दिया हुआ है 3 ओम। 8 में से 4 के बचे 4/3। tan phi इज इक्वल टू 4/3। इसको हम तकसीम करते हैं 3 × 3। अब फिर बचे 1 आशारिया, फिर जो 1 बचा उसके आगे हमने अब लगाया 0 तो वो हो गया 10, फिर 3 3 9, अब 1.3। आगे भी हम तकसीम करेंगे तो 3 3 हमें हासिल होगा। tan phi आ रहा है 1.3, लेकिन हमें निकालना है phi। हमें phi की कीमत निकालनी है तो phi विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.3। ये हमें हासिल करना है। अब ये निकालने के लिए हमें लॉग टेबल की ज़रूरत रहेगी, इसलिए आप पेपर में लॉग टेबल को साथ रखिए। पेपर के शुरू ही में लिखा हुआ रहता है कि लॉग टेबल इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। तो ये जो है इसकी जो कीमत है हम लॉग टेबल से हासिल करेंगे। अब लॉग टेबल खोलने पर हमें यहाँ मिलता है नेचुरल टेंजेंट्स। तो ये 1.3 जो है 33 ये हमें हासिल होता है 53.331। ये हमारा फाइनल आंसर है कि इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है 53.1 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यह है कि कुआं पैमा यानी पोटेंशियोमीटर के फायदे लिखने हैं हमें वोल्ट मीटर पर। पोटेंशियो यानी ये बताना है कि कुआं पैमा वोल्ट मीटर से वोल्ट पैमा से क्यों ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसके बहुत से फायदे होते हैं। सबसे पहला है हाई एक्यूरेसी। पोटेंशियोमीटर जो होता है इससे हमें जो वोल्टेज हम मेज़र करते हैं ये वोल्ट पैमा के मुकाबले में और ज़्यादा एक्यूरेट रहते हैं, बेहतर हुआ करते हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि पोटेंशियोमीटर जो है ये वोल्ट को कंपेयर करता है और ये जो वोल्ट मीटर है ये वोल्ट को मेज़र करता है। तो इसके ज़रिए पोटेंशियोमीटर से हमें हाई एक्यूरेसी मिलती है। और एक फ़ायदा ये हासिल होता है कि वोल्ट पैमा से हम फ़कत वोल्टेज को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर से हम EMF ऑफ द सेल को भी मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर EMF ऑफ द सेल, मेजरमेंट ऑफ सेल, ये भी इससे मालूम हो सकता है, जबकि वोल्ट पैमा का इस्तेमाल इसलिए नहीं हो सकता। तीसरा फायदा यह होता है कि वोल्ट मीटर से फकत वोल्टेज हमें होता है मालूम, लेकिन ये जो पोटेंशियोमीटर रहता है, कुआं पैमा रहता है, इससे हम किसी भी सेल की इंटरनल रेसिस्टेंस यानी अंदरूनी मुज़ाहमत भी मालूम कर सकते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस भी इसकी हमें मालूम हो सकती है। चौथा फायदा कि यह हासिल होता है कि पोटेंशियोमीटर से हम दो सेल्स के EMF को कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर ऑफ EMF ऑफ टू सेल, ये फायदे हासिल होते हैं हमें पोटेंशियोमीटर से। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि साफ सुथरे नामजद मुकम्मल मौद इस्लाहगर के बरक़ी दौर का खाका बनाइए। इस्लाहगर यानी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है हमें पता है। रेक्टिफायर ये ऐसा होता है डिवाइस जो AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है, उसे कहते हैं रेक्टिफायर। मुकम्मल मौद यानी फुल वेव रेक्टिफायर के सर्किट का हमें यहाँ खाका बनाना है। लेकिन वो खाका किस तरह होना चाहिए? नामजद होना चाहिए, लेबल्ड होना चाहिए, यानी जो भी इसमें कंपोनेंट्स हैं, जो भी पार्ट है, वो हमें लिखना भी चाहिए कि कौन सा पार्ट कौन सा है। तो देखिए इसका खाका किस तरह हम बनाएं। रेक्टिफायर ये क्या करता है? ये AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है। तो इसमें ट्रांसफार्मर के दो कॉइल हुआ करते हैं। ये है फर्स्ट कॉइल, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल हो गया और ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल हो गया। ये जो प्राइमरी कॉइल है ये AC वोल्टेज से अटैच रहता है और ये सेकेंडरी कॉइल जो है
इससे दो डायोड अटैच रहते हैं, दो डायोड D1 और ये हो गया है D2, दो डायोड। और इनके बीच में लोड रेसिस्टेंस होती है जो कि सेंटर्ड कैप्ड होती है। ये जो है रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस, इसे आप साइड में भी लिख सकते हैं, लोड रेसिस्टेंस। ये हो गया डायोड नंबर 1, ये हो गया डायोड नंबर 2। ये क्या है? ये है सेकेंडरी कॉइल, और ये हो गया प्राइमरी कॉइल ट्रांसफार्मर का। इनके बीच में सॉफ्ट आयरन कोर होंगे, सॉफ्ट आयरन। ये क्या है? ये है एसी वोल्टेज। ये हो गया उसके सर्किट का खाका। और आपको जवाब में सिर्फ अगर खाका पूछा है तो इतना ही लिखना है, लेकिन हम थोड़ा शॉर्टकट ये देख लेते हैं कि वर्क किस तरह करता है, किस तरह ये एसी जो है करंट ये इधर से आता है, लेकिन ये हमें आउटपुट जो मिलता है डीसी का मिलता है। और ये फुल वेव क्यों है, मुकम्मल मौज क्यों है? देखिए जब एसी वोल्टेज से ये क्या होता है, इसमें करंट अल्टरनेट होता है, कभी इस तरफ से पास होता है, कभी इस तरफ से पास होता है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, यानी इस तरफ से जब करंट पास होता है, तो उस टाइम में, उस वक्त में ये जो है पॉइंट ए, ये पहले निगेटिव हो जाता है, और ये जो है पॉइंट ये हो जाता है बी। जब ऐसा होता है तो ये जो है डायोड ये वर्क करता है और हमें आउटपुट हासिल होता है। जब फिर ये एसी जो है करंट ये अल्टरनेट होता है, तब इस सिचुएशन में ये जो है पॉइंट ये हो जाता है निगेटिव, ये हो जाता है पॉजिटिव। और इस सिचुएशन में ये जो है डायोड नंबर 2 ये वर्क करता है। ये जो है डायोड की खासियत ये होती है कि ये एक ही सिमत में करंट के फ्लो को अलाउ करता है, इसीलिए एक वक्त में ये अमल करता है तो ये खामोश रहता है, दूसरे वक्त में ये काम करता है तो ये खामोश होता है, जिसकी वजह से इधर से जो करंट है वो अल्टरनेट होता रहता है, लेकिन हमें आउटपुट जो है तो ये मुकम्मल हर वक्त में हासिल होता है। जब पॉजिटिव हाफ सर्कल रहता है उसमें भी हमें आउटपुट हासिल होता है, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल होता है उसमें भी हमें आउटपुट हासिल होता है। तो इस तरह ये फुल वेव रेक्टिफायर जो है ये हमें एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर दो जो है डायोड वो इस्तेमाल होते हैं, और हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है उसमें सिर्फ एक ही डायोड का यूज होता है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। सवाल ये है कि एक जिस्म की कमियत यानी मास 0.8 kg है, दिया हुआ है कि मास इज इक्वल टू 0.8 kg, जो खती सादा मौसी की हरकत यानी SHM कर रहा है। जब इसका हटाव औसत मकाम से 4 सेंटीमीटर होता है, यानी x होता है 4 सेंटीमीटर। अब ये जो सेंटीमीटर है हम इसे कन्वर्ट करते हैं मीटर में, ये हो जाता है 4 × 10 की कुव्वत वज़ा 2 मीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 0.04 मीटर। ये हटाव होता है। तब क्या करना है, तब इस पर अमल करने वाली जो बहाली कुव्वत है, रिस्टोरिंग फोर्स है, वो रहती है 0.4 m। अमल करने वाली रिस्टोरिंग फोर्स है 0.4 m। ये तीन चीजें हमारे पास सवाल में दी हुई है, जिसकी मदद से हमें दो चीजें मालूम करनी है। पहली चीज है कुव्वत का मुस्तकिला मालूम करना है, यानी के मालूम करना है यहाँ, और दूसरा यह है कि SHM का दौर यानी टाइम पीरियड मालूम करना है, T मालूम करना है। दो चीजें हमें मालूम करनी है। सबसे पहले देखते हैं, इसके लिए हम चलते हैं। हमारे पास एक ज़ाब्ता है F = kx। F है यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स, K है यहाँ कांस्टेंट, और x है यहाँ हटाव औसत मकाम से। हमें निकालना है कुव्वत का मुस्तकिला यानी K = F/x। वेरी सिंपल। F दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है, यस 0.4। F दिया हुआ है 0.4 m, और x दिया हुआ है 0.04 m। चलिए अब इसे हम लिख सकते हैं कि यह हो गया 4 × 10 की कुव्वत वज़ा 1, और ये हो गया 4 × 10 की कुव्वत वज़ा 2। इसे इस तरह लिख सकते हैं।
4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर है 10 की कुव्वत वज़ा 2, नीचे है 10 की कुव्वत वज़ा 2, ऊपर है 10 की कुव्वत वज़ा 1, नीचे है 10 की कुव्वत वज़ा 2। अब यहाँ बेस सेम है, अब दोनों एक दूसरे की तकसीम में है। जब बेस सेम होते हैं तो हम जो कुव्वत रहती है इनको माइनस करते हैं, तो इट इज इक्वल टू 10 की कुव्वत वज़ा 1 बटे 10 की कुव्वत वज़ा 2। इसका मतलब है 10 की कुव्वत वज़ा 1 माइनस 2। ओके, माइनस 2 यानी प्लस 2, वज़ा 1 प्लस 2, 2 में से 1 गया बचे 1, यानी 10 की कुव्वत 1 यानी 10। तो हमारे पास जो कुव्वत का मुस्तकिल आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास 10। अब अगली चीज निकालते हैं, टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड के लिए हमारे पास आता है t इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ऑफ m बाय k। ये हमारे पास आता है टाइम पीरियड के लिए। इसमें ये m क्या है, m है मास और k है यहाँ कांस्टेंट। चलिए जो ये सब वैल्यूज हमारे पास है वो पुट कर देते हैं। 2 पाई m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू यहाँ दी हुई है 0.8। ओके, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है क्या है, देखिए ये आपको दिखने में मुश्किल महसूस हो रहा है लेकिन कितना आसान है आपको देख लीजिए। 2 पाई जैसा का वैसा 0.8 बाय 10, इसको हम लिख सकते हैं 8/100, 8/100 इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए आगे ये हो गया 2 पाई। अब हमें यहाँ 8 का भी रूट निकालना है, 100 का भी रूट निकालना है। 100 का रूट तो हमें पता है कि 10 है, 8 का रूट किस तरह निकालेंगे, तो इसके लिए भी हम हेल्प लेंगे लॉग टेबल की। इसमें स्क्वायर्स भी लिखे होते हैं, स्क्वायर रूट्स भी लिखे हुए होते हैं। देखिए इसमें पेज नंबर 28 पर जो स्क्वायर रूट्स हैं, इसमें स्क्वायर रूट्स पेज नंबर 27 पर 8 का जब स्क्वायर हम देखते हैं तो 8 का स्क्वायर हमें इसमें दिखता है 2.8 2.828, ये हमें 8 का रूट यहाँ हासिल हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 2 पाई इंटू 8 का जो है रूट वो हमने लिखी 2.828 और 100 का रूट आ गया है 10। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 पाई, चूंकि यहाँ 10 है तो इसे हम लिख सकते हैं 0.2828। इसे जब 10 से तकसीम किए तो ये जो पॉइंट है एक डिजिट और पीछे आ जाएगा। अब देखिए पाई की हमारे पास में एक कीमत रहती है 3.14 आशारिया की फॉर्म में, और दूसरा फ्रैक्शन फॉर्म में इसकी वैल्यू रहती है 22/7। देखिए जब हमारे पास इसके मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई ऐसा हो नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो सकता हो, तो हमारे लिए आसानी ये रहती है कि पाई की कीमत हम रखें 22/7। 22/7 0.2828। अब देखिए ये जो है ये 7 से तकसीम हो सकता है। 7 से तकसीम करने के लिए मैं यहाँ इसको तकसीम करता हूँ। देखिए 0.2828 है 7 से तकसीम करें, और 2 तकसीम होते नहीं तो यहाँ आ गए ये 0.0, 2 तकसीम होते नहीं तो यहाँ आ गया 0, 28 नहीं है तो 7 चौक 28। ऐसे ये जो है 2 ये भी तकसीम नहीं होते तो यहाँ 0, फिर 28 नहीं है तो फिर यहाँ आ गया था 7 चौक 28। तो ये आ रहा है 2 ज़रब 22 ज़रब 0.0404, 22 दोनों 44, 44 ज़रब 0.0404। अब इसको हल करने पर हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा, तो वो हम यहाँ हल कर लेते हैं। मैं यहाँ हल कर लेता हूँ इसे 0.0404, इसे ज़रब देना है 44 से। चलिए हम सीधा 44 से ज़रब इसे दे देते हैं। इसे हम 44 से ज़रब देते हैं तो 44 चौक 176, 176 के 6 हासिल क्या है 7, 17, 44 0 0 0 17, 17 के साथ फिर हासिल क्या है 1। फिर अब देखिए 44 चौक 176, 176 177, 177 के साथ फिर हासिल क्या है 17, 44 0 0 0 17 17। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आया। अब आशारिया किस मकाम पर रखेंगे, तो आशारिया यहाँ 1 2 3 4 डिजिट के पहले तो 1 2 3 4, यहाँ 1.77, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। तो इट इज इक्वल टू
1.7776 which is approximately equal to 1.78। अब ये क्या है, टाइम पीरियड है तो इसकी इकाई रहती है सेकंड, हमने यहाँ सेकंड, तो हमारा फाइनल आंसर है 1.78 सेकंड। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सेक्शन बी का आखिरी सवाल हमारे सामने है, ये भी एक न्यूमेरिकल है। सवाल ये है कि 0.5 मोल की गैस जिसकी तपिश 300 केल्विन है, पर हम तपिश फैलती हैं आइसोथर्मली एक्सपेंड होती है, इसका इब्तदाई हजम है 2 लीटर, वो वहां से आखिरी हजम इसका हो जाता है 6 लीटर तक। इस दौरान इस गैस के जरिए होने वाला काम मालूम कीजिए। देखिए सवाल यह है कि एक गैस जो आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रही है, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स है, n हमारे पास है 0.5 मोल। फिर आगे दिया हुआ है कि इसका टेम्परेचर जो है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसका है 300 केल्विन। ओके, अब ये हम तबिश फैलती है तो इसका इब्तिदाई हजम, इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर है और आखिरी हजम फाइनल वॉल्यूम 6 लीटर है। इस दौरान इस गैस के जरिए होने वाला काम मालूम कीजिए। हमें देखना है कि वर्क कितना होगा। तो आइसोथर्मली जब कोई भी गैस एक्सपेंड होती है तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है W = nRT ln of VF/VI। यहाँ n है नंबर ऑफ मोल्स, R है यहाँ गैस कांस्टेंट। R की कीमत भी आपको पेपर के स्टार्ट में लिखी हुई रहती है। R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी जो है कीमत हमें लिखी हुई रहती है 8.319 जूल पर मोल केल्विन, इसकी कीमत पेपर में लिखी हुई रहती है। चलिए अब ये अच्छा ये है R। T है यहाँ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर सवाल में दिया हुआ है। अब ये Ln क्या है, Ln ये होता है नेचुरल लॉग। ये निकालना, देखिए नेचुरल लॉग का मतलब होता है log of x to the base e, it is equal to 2.303 log of x to the base 10। ठीक है, इसके लिए आपको होता है Vf है यहाँ फाइनल जो है वॉल्यूम वो है, Vi इनिशियल वॉल्यूम है। अब ये जो है वैल्यू से पुट कर देते हैं। n हमारे पास में 0.5, R हमारे पास में 8.314, टेम्परेचर हमारे पास में है 300 केल्विन। चलिए ln ऑफ Vf है हमारे पास 6, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास 2। ओके, अब देखिए 0.5 इंटू 8.314 इंटू 300, 6 को 2 से तकसीम करें तो ये हो गया है 3। अब हमें नेचुरल लॉग निकालना है 3 का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉग टेबल से पहले हम 3 का जो है लॉग वो निकालेंगे। ये जो किताब हमारे पास रहती है लॉग टेबल जो रहती है, इसमें जो लॉग वैल्यूज रहती हैं वो बेस 10 पे रहती हैं। तो हम 3 का जो है बेस 10 वो निकाल कर, बेस 10 पर 3 का जो है लॉग वो निकाल कर 2.303 से इसे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसकी कीमत हासिल हो जाती है। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 0.5 इंटू 8.314 इंटू 300। अब ये ln ऑफ 3 ये क्या है, इसे जब हम लॉग टेबल से हल करते हैं तो ln ऑफ 3 ये हमारे पास आता है 1.09, इसकी कीमत हमने रख दी है 1.09। इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसका जो है जवाब 1370 के आसपास आने वाला है, 1370 जूल। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए बस इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर रहेंगे सेक्शन सी को लेकर। उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।